वेल बेटा, सॉफ्टवेयर में एक बार रिफ्रेश कीजिएगा जो भी सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है, या फिर क्लोज करके फिर से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे सेशन स्टार्ट हुआ पावर कट हो गया था, बैकअप से अभी स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं बेटा, सॉफ्टवेयर में रिफ्रेश कीजिएगा या फिर से स्टार्ट करके देखिएगा। सो हेलो बेटा, हेलो। चलिए, चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि जैसा लास्ट सेशन हमारा पावर कट के वजह से सडनली बंद हो गया और वो सेशन नहीं हो पाया, तो उसी सेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन जो रहेगा कंटिन्यूटी में 1.5 से पौने 2 घंटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल का सेशन मुझे कंप्लीट करना है। और यस, उसके बाद सेशन कल कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा इफेक्टिवली पौने 2 घंटे का ही सेशन है विदाउट ब्रेक। और फिर बाद में सेशन 7 जो है वो नेक्स्ट डे से मतलब फ्रॉम टुमारो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कल के सेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, कहीं अब अगर इन बिटवीन पावर कट हो जाए तो गिन कर 2 से 3 मिनट का वेट करना। सडनली अगर बंद हो गया तो गिन कर 2 से 3 मिनट का वेट करना। मैं यहाँ पे बैकअप भी है, तो मैं वापस से सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होके आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है या फिर क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना है 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, ठीक है। मैं कनेक्ट होते ही मैसेज डाल दूंगा, उसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है। चलिए स्टार्ट करें। मोबाइल के लिए मैं चाहता हूँ बेटा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी तक सभी ने लैपटॉप पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लैपटॉप पे कनेक्ट हो चुके हैं। मोबाइल अब हम क्योंकि मेरी टीम सडनली लैपटॉप फिर मोबाइल, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं लैपटॉप पे। जिसके भी कनेक्ट लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं हो पाए, सेटअप नहीं हो पाया, तो मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अब आज से मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसके बाद हम मोबाइल पे सेटअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर आप साइमल्टेनियसली किस में भी देख सकते हो, आइदर आप लैपटॉप में या मोबाइल में। कैसा है बेटा, लगभग यहाँ पे 400 से 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग में आते कम है, या फिर यहाँ पे मूड हुआ तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते, पर फैसिलिटी सबको चाहिए, इसलिए यहाँ आज से हम मोबाइल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। शुरू करें, चलिए। और मैं फिर से कहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पे पैनिक मत होना। अगले और 2 सेशन यानी कल का और परसों का यूट्यूब का लिंक आपको मिलेगा, तो डोंट वरी। यानी लगभग आपको अराउंड 10 सेशंस, आज का तो 6 ही है, सॉरी 8 to 9 सेशन, आज का तो 6 ही है, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? आप रेडी हो? फेस टू फेस कब शुरू होगा बेटा? मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, फेस टू फेस के लिए टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा हमारा जो है यहाँ जो लास्ट सेशन है सडनली पावर कट के वजह से रुक गया था, तो जहाँ रुका था वहीं से मैं आज कंटिन्यू करूँगा। देखो बेटा, यहाँ जो हमने कंसेप्ट लिखा था टैक्स हिरार्की एंड बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, कुछ कंटेंट हमने लिखा है। इस कंटेंट को मैं समझाना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमने एक चार्ट ड्रॉ किया,
हो सकता है इस नोट्स के लास्ट पेज पे ड्रॉ किया हो या अलग रजिस्टर में आपने ड्रॉ किया हो। एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में हमने देखा सेंटर और स्टेट। तो स्टेट हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे तीन ऐसे आधार स्तंभ होते हैं जो पूरे लॉ को चलाते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और अगर लॉ के इंटरप्रिटेशन में कहीं गड़बड़ हो जाए तो वो सिचुएशन में जुडिशियल ऑर्गन पिक्चर में आता है। और ये तीनों मिलकर इफेक्टिवली लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन पार्लियामेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैंने आपको एक सवाल पूछा था और जहां हमारा सेशन रुक गया था वो सवाल था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट मतलब ऑल 544 मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग अपोजिशंस के, एज वेल एज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। इंडिया में लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इंडिया में लॉ बनाने का पावर बेटा पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट लॉ बनाती है। इसलिए यह क्यों ना मेजोरिटी बीजेपी के पास हो, मोदी जी के पास हो, लेकिन उनको लॉ जो है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखना पड़ता है। जैसे आपने अभी फार्मर स्ट्राइक देखा था और 1 साल वो चला, और मानना पड़ेगा कि उन्होंने छोड़ा नहीं जब तक मोदी जी चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि जो भी यहाँ फार्मर से रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड लॉ लाए गए वो ऑर्डिनेंस से लाए गए। इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो प्रेजेंट हुए ही नहीं। ऑर्डिनेंस एक स्पेशल पावर है यहाँ गवर्नमेंट के पास कि कभी कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो ऑर्डिनेंस से भी वो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है। मुझे स्पेसिफिक आपका पूरा ध्यान जीएसटी की तरफ लाना है। तो यहाँ पे लॉ बनाने के बाद पावर पार्लियामेंट के पास है। ये बात है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है, क्योंकि कोई भी रेवेन्यू रिलेटेड लॉ, जैसे जीएसटी रेवेन्यू रिलेटेड लॉ है, और ये लॉ मोर देन 51% वोटिंग से पास हो जाता है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और आज बीजेपी के पास पूरी मेजॉरिटी है। और यस, अगर बीजेपी कोई प्रपोजल रख रही है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो वो पास होना ही है क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है, ठीक है, पर इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखना पड़ेगा। तो लॉ मेकिंग ऑर्गन पार्लियामेंट है। इसलिए जब फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आते हैं और अपना लॉ प्रेजेंट करते हैं तो उनको इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये वर्ड यूज करना पड़ता है, आई प्रपोज। बेटा लॉ का प्रपोजल है, दूसरा मत समझना। तो आई प्रपोज, और उससे उनको स्टार्ट करना पड़ता है। या कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो जो है वो भी उनको प्रपोजल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी वो कोई प्रपोजल या कोई एक्ट, जैसे 2017 में यहाँ पे जब प्रपोजल रखा गया CGST, SGST, UTGST, इन सिंपल वर्ड जीएसटी का प्रपोजल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखा गया, तो जब प्रपोजल रखा जाता है तो उसको कहते हैं बिल, यानी जीएसटी बिल रखा गया इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। और वो बिल पर जब प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, प्रेसिडेंट उसको ऊपर असेंट दे देते हैं, तो वो बन जाता है एक्ट। वो बन जाता है एक्ट, तब तक वो रहता है बेटा बिल। आई होप आपका ये डिस्कशन हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है, ये डिस्कशन आपका ऑलरेडी हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो लॉ मेकिंग ऑर्गन होता है पार्लियामेंट, ऑल 540 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब ये जो लॉ यहाँ पे पास हो गया, समझ लो, या फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल रखा इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और वो रखा कि आई प्रपोज कि भाई ये जो है ये लॉ पास होना है, ये बिल रखा गया, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया और वो एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? भाई जीएसटी तो बना लिया, पर जीएसटी कब लगाया जाएगा, कब कलेक्ट किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगी, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। जो भी पार्लियामेंट में पॉलिसी पास हुई उस पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, उस पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के हेड कौन होते हैं? पार्लियामेंट के हेड कौन होते हैं? आपसे सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, बोलिए फटाफट।
प्रांजल, आप कल आपकी क्लास जल्दी खत्म होगी, मेरे को बहुत याद आई, मैं कोने में बैठ कर रोने लगा। बेटा मुझे भी आपकी बहुत याद आई। ओके। पर चलो अच्छा है, अगर आप जुनेनली कह रहे हो तो चलो अच्छा है। आपको जीएसटी में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एज अ टीचर आपको मेरा 17 साल का पूरा नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करो। हाँ, चलिए, तो हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट मेरा सवाल है यहाँ पे। लोकसभा स्पीकर नहीं, पार्लियामेंट के हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के हेड होते हैं। ठीक है सर, हमने तो कभी प्रेसिडेंट को यहाँ पार्लियामेंट में नहीं देखा। प्रेसिडेंट नहीं आते, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्पीकर जो है वहां होता है, और वो प्रेसिडेंट को जो भी पार्लियामेंट सेशंस होते हैं उसका रिपोर्टिंग करता है। बट हेड ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बेटा प्रेसिडेंट अगर वहां बैठे रहे और उनके सामने झगड़े हो रहे हैं, चेयर फेंकी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अच्छा थोड़ी लगता है। तो स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हेड, इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी पॉलिसीज, जो भी अमेंडमेंट्स, जो भी बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखे जाते हैं, जब तक प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता है, ओके, वो पास नहीं होता है। तो आपको लिखना है तो लिख देना, द हेड ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड मुझे बताओ, हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? देखना चाहोगा आपका नॉलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आज जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है ये पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक है, ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए कि पूरा वर्ल्ड जाने। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लोकसभा, लिखिएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है। लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं एमपी, एमपी जो इलेक्शन से आते हैं। और राज्यसभा के मेंबर ये स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसको ऐसा भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डन, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अब जो यहां पे अगर लॉ पास हो जाता है तो इसका एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनके अंडर होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, इनके हेड होते हैं, बताओ कौन हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के? क्योंकि जीएसटी ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। और हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? यस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, यहां जो हेड है ये होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। अब आपका एक सवाल आ सकता है, जो मुझे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर राज्यसभा के जो मेंबर हो गए वो इलेक्शन से नहीं आते। जैसे आपने सुना होगा जया बच्चन मेंबर ऑफ राज्यसभा, सचिन तेंदुलकर मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये इलेक्शन से नहीं आते। ये विजय माल्या भी मेंबर ऑफ राज्यसभा था। तो ये जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
हाँ, विधानसभा अलग। विधानसभा वो, ये जो विधानसभा होती है, विधानसभा यहाँ पे ये स्टेट लेवल पे होती है और जिसके मेंबर एमएलए होते हैं, जिसका इलेक्शन भी होता है, लेकिन स्टेट इलेक्शन होता है। पर राज्यसभा कैसा होता है कि जो भी सेंट्रल में पॉलिसी हो रही है, सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी होती है, उसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। ओके, और वो रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के मेंबर होते हैं। वापस से आ जाता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा इस कंसेप्ट को समझिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि अगर कोई लॉ यहां पास हो गया इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये लॉ का एग्जीक्यूशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इस लॉ के तहत रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो काम है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो हेड है फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री कही जाती है, उनका काम है कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाए। लेट्स टेक एग्जांपल, जीएसटी लॉ यहां पे पास हो गया, और ये जीएसटी लॉ जो यहां पे पास हो गया, ओके, ये जीएसटी, हाँ देखिए, ये जीएसटी लॉ जो यहां पे पास हो गया, ये जीएसटी लॉ पास होने के बाद जीएसटी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। बट आई नेवर सीन फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई वो हर घर पे जा रहे, घर घर पे जा रहे, फैक्ट्री में जा रहे, ऑफिस में जा रहे, दे आर कमिंग टू होम और डोरबेल बजा रहे हैं। ओके, तो यस अब तुम बाहर आ रहे हो, ओके, पेंसिल निकाला और कहा कि तुम्हारा जीएसटी इतना हो गया, चलो पे करो। कलेक्शन की जिम्मेदारी उनकी है, बट मैंने नहीं कभी नहीं देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर घर घर जा रहे हैं कि टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पर जिम्मेदारी तो उनकी है। तो ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को सच में कहूँ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि पूरे इंडिया में घूमकर जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट करे, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए दो बोर्ड होते हैं। कोई बता पाएगा ये कौन से दो बोर्ड होते हैं? कमॉन कमॉन कमॉन, यहाँ दो पार्ट करो। फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए दो बोर्ड होते हैं। एक का नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। लिखना है तो लिख लेना, नाम तो सुना ही होगा आपने, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरा होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। हाँ, ये सेकंड वाला लिख देना, पहला वाला तो आपको बताइए। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हम कहते हैं सीबीआईसी। ध्यान सुनिएगा, सीबीआईसी। अब यहां पे ये जो सीबीआईसी है बेटा, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और इनकम टैक्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीबीडीटी करता है, जो आपने इनकम टैक्स में देखा होगा। तो इसके आगे जब भी मैं वर्ड यूज करूं बोर्ड, बोर्ड मतलब सीबीआईसी। अब ये सीबीआईसी के नीचे पूरे जीएसटी के डिपार्टमेंट और कस्टम्स के डिपार्टमेंट होते हैं। जिसे आप जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुनते हो, वैसे सीबीआईसी के अंडर डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, यहाँ पे अलग अलग एरिया में ये पूरे सीबीआईसी के अंडर काम करते हैं। जैसे यहां पूरी हिरार्की, मेरे साथ लिखना है तो लिख लेना फटाफट, पर लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो। ओके, यहां पे पहला प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, यस, COMM मतलब कमिश्नर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद में सेकंड चीफ कमिश्नर, नेक्स्ट थर्ड यहां पे प्रिंसिपल कमिश्नर, फोर्थ कमिश्नर, फिफ्थ एडिशनल कमिश्नर, सिक्स जॉइंट कमिश्नर, सेवंथ जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। उसके बाद में नेक्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर, एट डेप्यूटी कमिश्नर,
और 9 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स ऑफ जीएसटी और कस्टम, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट। डन। चलिए अब देखिए बेटा, ये पूरी जो बॉडी है डिपार्टमेंट की, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, थोड़ा इसको समझ लो तो आपको आसानी होगी और डेफिनेटली ये आर्टिकलशिप में आपको बहुत हेल्प भी करेगा। जैसे पुणे में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर दिया है और इसके जुरिडिक्शन दी है। पुणे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के अंडर में यहाँ पे पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर, नगर, औरंगाबाद, ऐसे पूरा एरिया आता है। ठीक है, एक नागपुर प्रिंसिपल कमिश्नर दिया है और एक नासिक प्रिंसिपल कमिश्नर दिया है यहाँ पे, और एक मुंबई का अलग से प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है। तो ऐसा अलग अलग एरिया का एक चीफ कमिश्नर, जो पुलिस जैसा होता है बेटा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके नीचे होता है चीफ कमिश्नर। अब चीफ कमिश्नर उसको अपना एक जुरिडिक्शन दिया जाता है कि ठीक है, ये चीफ कमिश्नर, एक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है और उसके नीचे चीफ कमिश्नर होता है। वो चीफ कमिश्नर को कुछ एरिया बांटा जाता है, उसके नीचे होता है प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके नीचे होता है कमिश्नर, फिर होता है एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट। पुलिस जैसी कंप्लीट ये हिरार्की होती है, पर ये जीएसटी के पुलिस होते हैं, ये कस्टम्स के पुलिस होते हैं। ये जो है इनकी पावर्स अलग अलग होती है, इनके जुरिडिक्शंस अलग अलग होते हैं। और जो मैंने आपको हिरार्की लिखकर दिया है यहाँ पे, ये हिरार्की के हिसाब से इनकी पावर होती है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से समझाओ तो ये कमिश्नर का सीनियर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर का सीनियर होता है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर का सीनियर होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो इस तरह से उसके सीनियर्स होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सेना है। यानी अगर आपको देखा जाए, ये देखो पूरा सिस्टम समझ लो, ये गवर्नमेंट की पूरी सेना है और ये सेना फील्ड पे काम कर रही है। भाई जीएसटी लॉ पास हो गया इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है, लेकिन कौन चेक करेगा कि आप जीएसटी सही पे कर रहे हो? कौन चेक करेगा आप रिटर्न सही फाइल कर रहे हो? कौन चेक करेगा कि आप सब इनवॉइस, लीगल इनवॉइस दे रहे हो? कौन चेक करेगा कि यहां पे आप जो है या रिकॉर्ड सही ढंग से मेंटेन कर रहे हो? तो ये बेटा सेना, ये पूरी सेना काम करती है। तो यस, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर की ये सेना होती है कि फैल जाओ पूरे इंडिया में, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसा महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट है, गुजरात के डिपार्टमेंट है, दिल्ली के डिपार्टमेंट है, तो पूरे डिपार्टमेंट सीबीआईसी के कंट्रोल में होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनके कंट्रोल में होते हैं। और ये पूरी सेना पूरे इंडिया में फैल जाती है। और जाओ देखो कि सभी जीएसटी सही ढंग से पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जाओ देखो कि सभी रिकॉर्ड्स पे सही ढंग से मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ा। और इनको फील्ड ऑफिसर भी कहा जाता है, जिसकी यहाँ हिरार्की मैंने आपको दी हुई है। तो पूरा सिस्टम कैसे चलता है, अब आगे के 2 मिनट ध्यान देना बेटा, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, और मजा आया तो कहना वाह 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 वाह। तो देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम कैसे चलता है। जैसे ओके, यहाँ इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट, ओके, ये फील्ड पे जाता है, शॉप में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, ऑफिस में जाता है, चेक करता है, रेड करता है, स्क्रूटिनी करता है, ये असेसमेंट करता है। तो ये जो है, ये असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर कितने अमाउंट का आपने यहाँ पे टैक्स इवेजन किया, उसके बेस पे वो स्क्रूटिनी करते हैं। बड़े भाई, यहाँ 5 लाख तक होगा तो इंस्पेक्टर कर लेगा, 50 लाख का केस होगा तो बड़ी है, 50 लाख के ऊपर की केस होगी तो एडिशनल कमिश्नर के पास जाएगी। उस ओके, यहाँ पे विजय माल्या की केस होगी तो वो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर हैंडल करेगा, तो अमाउंट के हिसाब से वो केसेस हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे ओके ये हिरार्की कैसे चलती है देखो, इंस्पेक्टर विल रिपोर्ट टू डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर विल रिपोर्ट टू जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर अकाउंटेबल टू एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर अकाउंटेबल टू कमिश्नर, कमिश्नर अपने प्रिंसिपल कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, वो चीफ कमिश्नर, और वो चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा कि पूरे एरिया में कलेक्शन कैसे चल रहा है। अब ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो है ये रिपोर्ट करेगा सीबीआईसी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम को, सीबीआईसी रिपोर्ट करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को, और फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को। एंड यस, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज अकाउंटेबल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कि जो लॉ आपने पास किया था हमने उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया है, रेवेन्यू बढ़ाया है। इस बार जीएसटी का रेवेन्यू लाख्स ऑफ करोड़ में है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, और ये लोग जो है आपके अगेंस्ट में स्क्रूटिनी रेड वगैरह कैरी आउट करते हैं। समझा होगा तो कहिए यस सर, या समझ में आया है, यस और नो? समझ में आया क्या आपको? तो ये था बेटा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, और इस तरह से पूरी हिरार्की में एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सीबीडीटी सीबीआईसी इनका रोल बहुत बड़ा रोल है, ये पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ये पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं तीसरे ऑर्गन पे, और वो है जुडिशियल ऑर्गन। अब जुडिशियल ऑर्गन, यहाँ स्पेस नहीं, थोड़ा इधर ले लेता हूं। जुडिशियल ऑर्गन होता है बेटा कोर्ट। जैसे यहाँ पे एक लॉ बना रहा है और दूसरा उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहा है। लेकिन तीसरा हम लेते हैं जुडिशियल ऑर्गन। ये क्या कहता है, ये जो है एक केस लेना चाहूंगा एक्साइज की, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है और आपको मजा भी आएगा। केस कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। केस यहाँ पे केस कुछ ऐसी है कि एक्साइज की पुरानी केस है, ऑरपैट कंपनी, और ऑरपैट कंपनी यहाँ पे कैलकुलेटर बना रही थी। एक तो छोटे कैलकुलेटर जो ये साइज के हैं, जो हम पॉकेट में रख सकते हैं, यहाँ पे पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये मोबाइल है, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो या फिर आप जो इस तरह से ये कैलकुलेटर जो है बना रही है ऑरपैट कंपनी, ये सिटीजन का है, ओके जो भी है, पर ऑरपैट कंपनी जो है यहाँ पे कैलकुलेटर बना रही थी। और एक होते हैं बड़े कैलकुलेटर। बड़े कैलकुलेटर कुछ इस साइज के होते हैं बेटा, जैसा ये टैब है मेरे पास, पर इतने बड़े कैलकुलेटर बनते थे, या इससे भी बड़े कैलकुलेटर बनते थे। अब एक साइज में कुछ रेट ऐसे दिए गए थे कि पॉकेट कैलकुलेटर होगा। अब यहां से केस ध्यान देना, अगर पॉकेट कैलकुलेटर होगा तो एक्साइज ड्यूटी रेट था 5%, लेकिन अदर्स होगा तो रेट था 10%। पॉकेट कैलकुलेटर होगा तो 5% और अदर्स होगा, अब अदर्स में हम लेंगे बड़े कैलकुलेटर, तो रेट था 10%। हुआ क्यों कि कंपनी ने ये जो पॉकेट कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किए थे इसको 5% एक्साइज लगा के बेचा मार्केट में। ठीक है, यहां तक तो सही था। या ये छोटे कैलकुलेटर जो बैग के पॉकेट में जाते हैं, इसको भी 5% का एक्साइज लगा के बेचा, क्योंकि ये एजुकेशन में काम आते हैं। लेकिन बड़े कैलकुलेटर ये साइज के, ओके हो सकता है इससे बड़ी भी साइज हो, तो बड़े कैलकुलेटर कंपनी ने जो है इस पर भी एक्साइज 5% ही लगाई, 5% ही एक्साइज लगाया और 5% लगा के बेच दिया। नाउ डिपार्टमेंट को पता चला, मार्केट सर्वे से डिपार्टमेंट को पता चला कि कंपनी बड़े कैलकुलेटर पर भी 5% का एक्साइज लगा रही है। नाउ ये डिपार्टमेंट मतलब क्या, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, इन्होंने एक टीम बनाई, क्योंकि इनको रेड कैरी आउट करना था। और इनको जो रेड यहां पे करना था ऑरपैट कंपनी के फैक्ट्री में, तो पूरी टीम जो है यहां पे लगभग 8-10 ऑफिसर जो है, ये 8-10 ऑफिसर ऑरपैट कंपनी के फैक्ट्री में गई, फैक्ट्री को क्लोज किया, गेट को पूरा क्लोज कर दिया, एम्प्लॉय को सबको नोटिस भेज दिया कि कोई जाएगा नहीं जब तक हमारी परमिशन ना हो। वहां जो मैनेजर्स थे, अकाउंटेंट थे, डायरेक्टर्स थे, सबको नोटिस दिया कि रेडी हो गई थी कि हमारे कहे बिना कोई भी यहां से नहीं जाएगा। और चलिए अब वो अकाउंटेंट को कहा कि चल तेरे इनवॉइसेस निकाल, पिछले 5 साल की फाइल, ओके पिछले 5 साल की सभी फाइल्स निकाल। देखो यहां पे अब स्क्रूटिनी होगी तो पुराना पिछला जो भी होगा वो सब निकाला जाएगा। चल फाइल निकाल, वो फाइल देखने लग गए, ओके वो एंट्रीज देखने लगे, रिकॉर्ड देखने लग गए। उन्होंने सवाल पूछा कि ये क्या भाई,
ओके, आप ये जो बड़े कैलकुलेटर बेच रहे हो, ये तो 5% में क्लासीफाई किया है तुमने, जबकि ये जो क्लासीफाई होता है ये तो 10% में होगा, 5% में कैसे होगा? तो सॉरी, ओके, आपने गलत क्लासिफिकेशन किया, हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि एक्साइज टैरिफ में ये अदर्स में जाता है और 10%। अकाउंटेंट ने कहा सर, हमारे जो कंसल्टेंट ने कहा कि ये जो 5% में क्लासीफाई होगा, हमने 5% में दिया, तो समन भेजो, समन भेजो, तुम्हारे कंसल्टेंट को बुलाओ। कौन है तुम्हारा कंसल्टेंट? हमें उसका प्रेजेंस चाहिए, हमें प्रेजेंस चाहिए। वो अकाउंटेंट ने कॉल किया, मेरा फोन रिंग हुआ, ओके, अरे ऑर्पेट कंपनी से कॉल है। इमेजिन करो, जस्ट एग्जांपल के लिए कि मैं कंसल्टेंट हूँ, ऑर्पेट कंपनी से कॉल है, ओके, अच्छा, मैसेज आया है कि भाई रेड हो गई है और समन भेजा है, और मेरे मेल पे समन आ गया कि मेरा प्रेजेंस चाहिए। मैंने कहा, अकाउंटेंट बेचारा डरते डरते कह रहा था कि सर वो आपको आना पड़ेगा, रेड हो गया है। मैंने कहा अरे टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पे ऑफिसर के पास गया, ऑफिसर ने कहा, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो है आपने गलत क्लासीफाई किया है, ये 10% में जाएगा, आपने 5% में क्लासीफाई किया है, ये पूरी गलती हो गई है। अब आपको पिछले 5 साल में, ओके, या 6 साल में जो भी आपने सेल किया, सर आप ये 5-6 साल क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक लिमिट तक ही हम एक्शन ले सकते हैं। अब ऑर्पेट कंपनी 100 साल से होगी, तो पिछले 100 साल का लिखा जोखा पे एक्शन नहीं ले सकते आप। ओके, यहाँ पे बाय लॉ जीएसटी में पिछले 6 साल के हैं, इनकम टैक्स में 8 साल थे, अब उन्होंने 10 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करने को कह दिया है, वो एक अमेंडमेंट आई है, पर जीएसटी में अभी 6 साल ही है। तो पिछले 6 साल के सारे रिकॉर्ड जो है निकालो, एक्साइज में तो 5 साल ही थे, तो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड निकालो। अब उसमें डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना है, आप ये स्टोरी को समझो, रियल स्टोरी है। अब 5 साल का जो डिफरेंस था 10% और 5% का, ऐसा कुछ 40 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी बना। अब डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर 100% पेनल्टी, यानी 40 करोड़ का पेनल्टी, क्योंकि डिपार्टमेंट का कहना था हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड किया तुमने, पेनल्टी 100% लगाएंगे। साथ साथ में इंटरेस्ट भी लगाया गया और फाइन भी लगाई गई। तो यहां पे 40 + 40 प्लस यहां पे इंटरेस्ट और बाकी सब मिला के 100 करोड़ का डिमांड ठोक दिया कि भाई ये जो है 100 करोड़ का डिमांड आ गया। इसलिए आपके दिमाग में बहुत सी बार क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स पढ़ते वक्त, कंपनी लॉ पढ़ते वक्त, जीएसटी पढ़ते वक्त, कि सर इतना लॉ हम पढ़ रहे हैं, ओके, ऐसा करना चाहिए, कैपिटल गेन आया, रूरल लैंड होगी, अर्बन लैंड होगी, अमका होगा, ढमका होगा, जो भी होगा, तो सर हमने ऐसा करना चाहिए। अगर सर नहीं करे तो क्या, नहीं करे तो क्या, जाओ हमने यहां अर्बन लैंड बेचा, एग्रीकल्चर लैंड, उसका कैपिटल गेन नहीं बताया तो क्या? देखो बेटा, फ्रॉड करना पाप नहीं है, पर पकड़े जाना पाप है। आप मेरी बात समझ रहे हो? फ्रॉड करना पाप नहीं है, पर पकड़े जाना पाप है। आप बहुत सी बार नो एंट्री से जाते हो, गलत है। आरटीओ ने नहीं पकड़ा तो ठीक, लेकिन पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। वैसे ही अगर किसी भी टैक्स लॉ में आप पकड़े गए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, पूरी बारात लेके आएगा, पूरी बारात लेके, और इतनी पेनल्टी ऐसा डरा देगा ना कि दूसरे किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए वापस से फ्रॉड करने की। पूरी बारात में टैक्स होगा दूल्हा, और बाराती हो गए पेनल्टी, फाइन, अरेस्ट, इंप्रिजनमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सब बाराती होगी। मतलब क्या, वो एक्शन देखो क्या लेते हैं, आप पे टैक्स तो लगाते ही है, पेनल्टी भी लगाते हैं, इंटरेस्ट भी लगाते हैं, फाइन भी लगाते हैं, फिर आपके कोई गुड्स हो गए, जैसे जीएसटी गुड्स रिलेटेड लॉ है, गुड्स की जब्ती कर लेते हैं, गुड्स का कॉन्फिस्केशन कर लेते हैं, और आपको भी अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब टैक्स तो गियो, पेनल्टी भी गियो, इंटरेस्ट भी गियो, फाइन भी गियो, गुड्स भी गियो, और मैं भी गियो, यानी सब कुछ लेके जाएंगे। पकड़े गए तो बेटा छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ एक्शन ले लेंगे कि 100 लोग डर जाए, 100 लोग डर जाए आपके, कि वो फ्रॉड करने की उनकी इच्छा ही ना हो। तो अब ऐसे सिचुएशन में पूरी बारात आती है, टैक्स होता है दूल्हा, और बाराती डांस करके जाते हैं, पेनल्टी, फाइन, अरेस्ट, कॉन्फिस्केशन, सब बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्पेट कंपनी को यहां पे एक नोटिस दिया गया, जिसे कहा जाता है शो कॉज नोटिस। ऑर्पेट कंपनी को एक नोटिस दिया गया, क्योंकि सडनली एक्शन नहीं होता है, पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये दिया जाता है। क्योंकि इंडिया में ये लीगल, कोई भी हर लॉ में ये कंपलसरी कहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि किसी भी बंदे के अगेंस्ट में एक्शन लेना है तो उसके पहले उसको नोटिस दो।
जिसको शो कॉज नोटिस कहा जाता है। कारणे दाखवा, रीजन बताओ कि हम आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना ले। ये रीजन बताओ कि आपका रेट 5% से 10% क्यों ना करे। ये रीजन बताओ कि हम आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाए, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। तो ऐसी पूरी नोटिस जो है वो आपके अगेंस्ट में आती है। ध्यान सुनिएगा, ये नोटिस आपके अगेंस्ट में आती है। नाउ नोटिस आ गई, उसने मेरे हाथ में नोटिस दे दी, रीजन बताओ। मैंने नोटिस रखी मेरे हाथ में, समझ लो ये नोटिस है, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट वगैरह सब। मैंने कहा ठीक है। अकाउंटेंट बहुत डर गया, डायरेक्टर भी डर गया, मैं रिलैक्स बैठा था। मैंने कहा ठीक है, रीज़न बताओ। आपने 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन हमारे पास है, हम रीज़न बताएंगे कि हम ही सही है। बड़े कैलकुलेटर 5% में ही क्लासीफाई होते हैं और हम ही सही है। नाउ यहाँ पे 15 दिन बाद बुलाया, रीज़न बताओ। मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार किया। अब इन 15 दिनों में क्या हुआ, डायरेक्टर मेरे पास आया। ओके, डायरेक्टर ने कहा कि सर अब क्या करे, 100 करोड़ डिमांड कर रहे हैं वो, तो क्या करें। मैंने कहा डर मत, बस मेरी 5% फीस रेडी रखना, चेक रेडी रख, मैं तेरा 100 करोड़ बचाऊंगा। डायरेक्टर ने कहा कैसे, 100 करोड़ कैसे बचेगा, या जितना भी बचेगा 100 करोड़ नहीं तो भी पेनल्टी फाइन वगैरह कोशिश करूंगा कि तेरे पर कुछ ना लगे। चलिए, मैंने कहा तेरे कोई एक एम्प्लॉय मुझे दे और वो एम्प्लॉय से मैं जो जो कहूँगा वो करवाना। डायरेक्टर ने बुलाया कि श्यामलाल इधर आ। ओके, वो श्यामलाल इधर आया। मैंने कहा देख, तू एक अच्छा खासा ब्लेज़र सिलवा ले और वो ब्लेज़र में बड़ा पॉकेट यानी ये जो कैलकुलेटर जाएगा इतना बड़ा पॉकेट तू सिलवा लेना। श्यामलाल ने कहा सर ब्लेज़र का पैसा कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, पर मैं जो कह रहा हूँ वो कर। उसने ब्लेज़र सिलवाया और ब्लेज़र के अंदर एक बड़ा पॉकेट सिलवाया। ठीक है, अब जब रिप्रेजेंटेशन की बात आई, क्योंकि अभी तक तो नोटिस ही दिया है, मैं और वो मैंने श्यामलाल को लेके गया और श्यामलाल को ले जाने के बाद अब रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ। इमेजिन करो, इधर ऑफिसर बैठा है और मैं वो साइड बैठा हूँ। ओके, तो मैंने कहा यस मिस्टर ऑफिसर, जो भी नाम होगा, तो सर आज वो केस जो आपने ऑर्पेट कंपनी के अगेंस्ट में लगाई है उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ऑफिसर ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, केस तो क्लियर है, वो 10% का गुड्स था। ओके, माल 10% का था, तुमने 5% फ्रॉड किया हमारे साथ, ड्यूटी कम लगाई है। मैंने कहा सर मुझे आपको रिप्रेजेंट करना है और अभी भी आपने रीज़न पूछा, मैं रीज़न बताऊंगा कि हम ही सही है और वो 5% में ही क्लासीफाई होगा। ऑफिसर बड़े इंटरेस्ट से देख रहा है। ओके, ऑफिसर कह रहा है कि यस, शुरू हो जाइए, बताइए, रिप्रेजेंट कीजिए। मज़ा आता है बेटा। ये केस रिप्रेजेंटेशन मैं 2005 मैंने बहुत किया, 2005 से लेकर 10 में, और मैंने हर क्लास में सीए फाइनल के क्लास में ऐसा ही पूरा रिप्रेजेंटेशन कोर्ट केस बना के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो ये कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत हो टाइम को देखकर कि मैं आपको ऐसा एक्चुअल फील दिलवाऊँ कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है। विजय सर के साथ हुए थे ये। तो शायद सर ने भी ऐसे ही आपको बताया होगा, सर भी स्टूडेंट ही थे मेरे 2012 के। तो चलिए, तो अब यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए, चलिए आगे बढ़े। एक मिनट, कोई चलिए, तो केस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा यस रिप्रेजेंट करो ऑफिसर ने। तो मैंने कहा सर देखिए, ये जो कैलकुलेटर है ये पॉकेट कैलकुलेटर ही है। ऑफिसर ने कहा यस, बोलो कैसे, बताओ कैसे। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, श्यामलाल इधर आओ। श्यामलाल आया। श्यामलाल, इनको बताओ कि ये कैलकुलेटर पॉकेट में कैसे जाता है। तो श्यामलाल ने वो यहाँ पे कैलकुलेटर लिया और पहले से ही बड़ा पॉकेट बना के लाया और उसने जो है ये पॉकेट में डाल दिया। अब ये पॉकेट में डालने के बाद
जैसे उसने ये पॉकेट में डाला, मैंने ऑफिसर को कहा कि यस सर, देखिए दिस इज पॉकेट कैलकुलेटर, वी कैन पुट दिस कैलकुलेटर इन अ पॉकेट, सो इट्स अ पॉकेट कैलकुलेटर एंड इफ इट इज अ पॉकेट कैलकुलेटर रेट इज 5%, दैट्स ऑल। ऑफिसर ने कहा अरे पर ये तो जेब जो आपने बना के लाया है ये पहले से बड़ा है। तो मैंने कहा सर, इन एक्साइज द वर्ड पॉकेट इज नॉट डिफाइंड। उन्होंने सिर्फ वर्ड यूज किया पॉकेट कैलकुलेटर, वेयर द पॉकेट वर्ड इज डिफाइंड। किसने कहा कि पॉकेट 12 बाय 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 10 बाय 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए? ये किसने कहा सर? अगर पॉकेट की डेफिनेशन नहीं है तो ये भी कैलकुलेटर पॉकेट में जा सकता है और ये भी कैलकुलेटर, ये पॉकेट कैलकुलेटर है, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ऑफिसर ने यहां पे कहा अरे बट आपने पहले से बड़ा कैलकुलेटर, बड़ा पॉकेट बना के लाया। Sir, I repeat my contention. This pocket word is not defined. So big pocket is also a pocket and I can put that calculator in my pocket. Hence that calculator is also a pocket calculator and that's all. The rate should be 5% my lord. अब यहाँ my lord नहीं, कोर्ट केस तो चालू नहीं है, पर ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑफिसर ने अरे बट नहीं सर, नहीं, पॉकेट वर्ड डिफाइन नहीं है, तो आप मुझे गलत नहीं कह सकते। डायरेक्टर बाजू में था, बड़ा खुश हो रहा था, यस यस यस, मजा आ गया विशाल सर, क्या आपने पॉइंट रखा, मजा आ गया। बेटा प्रैक्टिस करने में यही तो मजा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ऑफिसर नहीं माना, ऑफिसर ने कहा नहीं नहीं नहीं, पॉकेट कैलकुलेटर अलग, अदर कैलकुलेटर अलग, मैं तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल एग्री नहीं हूं। उसने लिया, यहां पे ऑर्डर फाइनल कर दिया कि ये ऑर्डर रही, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। अब मैंने इतना रिप्रेजेंट करने के बाद भी वो ऑफिसर ने मेरे हाथ में ऑर्डर दे दिया यार, अब मैं इसका क्या करूं? मेरे साथ ओके आप बताओ, इनजस्टिस हुआ है, कहां गलत हूं मैं? मैंने तो प्रूव कर दिया कि ये पॉकेट कैलकुलेटर है, 5% का रेट होगा, कहां गलत हुआ आप ही बताओ। पर उसने मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर दे दी है, इनजस्टिस हुआ है, मैं क्या करूं? तो मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। और यस, इस जस्टिस के लिए जाऊंगा मैं तीसरा ऑर्गन हमारा, और वह है जुडिशियल ऑर्गन, इंटरप्रिटेटिव ऑर्गन। इंटरप्रिटेटिव ऑर्गन, बेटा मैंने जस्ट एक झलक बताई है। मुझे याद है सीए फाइनल में जब मैं एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट पढ़ाता था, 2005 से पढ़ा रहा हूँ, जीएसटी आने के पहले। जीएसटी में तो अब केसेस आएगी, नया नया लॉ है, लेकिन हर केस पूरे क्लास में लड़ी कैसी जाती है, ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, हम इतना बखूबी निभाते थे पूरे क्लास में, फेस टू फेस क्लास में बहुत मजा आता था। पर चलिए कोशिश किया। तो यहां पे हुआ क्या, अब आपको बताता हूं। हुआ क्या कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। अब कोर्ट यहां पे पिक्चर में आएगी। जब कोई एक्ट के अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, जब कोई एक्ट के वर्ड्स एम्बिग्यूअस होते हैं, जब कोई एक्ट के वर्ड्स डिफाइन नहीं होते हैं, तो कोर्ट अपना रोल प्ले करता है और व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये डिसाइड करता है। तो यहां पे, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे कोर्ट जो होता है बेटा, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, और उसके बाद में यहां पे ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद में सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप जो भी कहो वो होते हैं। ऐसे इस तरह के कोर्ट की हिरार्की होती है, कोर्ट की हिरार्की होती है। लेकिन जीएसटी लॉ में सिविल कोर्ट नहीं, जीएसटी लॉ में सिविल कोर्ट की जगह उन्होंने दिया है ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, नाम लूंगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स। जैसे इनकम टैक्स में आईटीएटी, आईटीएटी मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो यहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल दिया गया और इसके नीचे अपीलेट अथॉरिटी दी गई है। आपको लिखना है तो पहले लिख लो अपीलेट अथॉरिटी, उसके नीचे होती है अपीलेट अथॉरिटी। तो अब यहां पे पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूं।
सर रिजल्ट क्या आया उसका, बताता हूं बताता हूं। सर आईडीटी का सीए फाइनल का पेपर कैसा होगा? अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, सोचो मत, बिंदास जाओ, पढ़ के जाओ। जब तक पेपर का आखिरी वर्ड आप नहीं लिखते हो तब तक बिल्कुल नहीं सोचना, बिंदास लिखो, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जब भी किसी को अपील फाइल करनी है, ये बंदे को अगर अपील फाइल करनी है तो सबसे पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास जाती है। अपीलेट अथॉरिटी से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आगे अपील फाइल करनी है तो फिर ट्रिब्यूनल के पास जाती है। ट्रिब्यूनल से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो यहां से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये अपील का पूरा कंसेप्ट जो है फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए कह रहा हूं। तो इस तरह से वो जो केस थी ऑरपैट की, वो ऐसे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई। और सुप्रीम कोर्ट में यहां जज ये डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट, पॉकेट यानी क्या, क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब सच में जब लॉ बन रहा था, जब पार्लियामेंट में लॉ बन रहा था, तब ये सोचा ही नहीं गया था कि पॉकेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा यार, नहीं तो इसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए कि अब कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक, और पैट की केस सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो रहा था कि पॉकेट यानी क्या। तो 3 जजेस का बेंच था, ओके, वो पॉकेट वर्ड डिफाइन नहीं था, तो इसको कैसे फिक्स करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कैलकुलेटर्स के होलसेलर्स है, उनसे रिप्रेजेंटेशंस मंगवाए कि भाई आपके हिसाब से जनरल अंडरस्टैंडिंग में, जनरल अंडरस्टैंडिंग में पॉकेट कैलकुलेटर किसे कहा जाता है। उनसे रिप्रेजेंटेशन आए कि जनरली छोटे पॉकेट्स और ये इस टाइप के कैलकुलेटर जो है इसे पॉकेट कैलकुलेटर कहा जाता है। फिर कोर्ट ने उनको ये पूछा, क्या ये बड़े कैलकुलेटर को आप जनरल अंडरस्टैंडिंग में पॉकेट कैलकुलेटर कहते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जनरल अंडरस्टैंडिंग में इसको हम पॉकेट कैलकुलेटर नहीं कहते हैं। तो कोर्ट ने यहां पे मार्केट की जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डिसीजन दिया कि ये बड़ा कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है, ऑरपैट कंपनी केस हार गई। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जब पॉकेट वर्ड डिफाइन नहीं था तो यहां पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऑरपैट कंपनी ने फ्रॉड किया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां पे बड़ा कैलकुलेटर भी पॉकेट कैलकुलेटर हो सकता है, इस तरह का इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है। वो बात अलग है कि हम ये कह रहे हैं कि ये कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है, पर इंटरप्रिटेशन ऐसा लिया जा सकता है, इसलिए ऑरपैट कंपनी गलत नहीं है। इसलिए इन पर ना पेनल्टी लगाया जाए, ना इंटरेस्ट लगाया जाए, ना फाइन लगाया जाए, ना अरेस्ट किया जाए। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी बारातियों से उनको माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ टैक्स लगाया कि भाई ये 10% का टैक्स आएगा, टैक्स देना पड़ेगा, बाकी सब की माफी कर दी गई। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट तक केस गई और बाकी सब की माफी हो गई, तो यार चलो 40 करोड़ ही देना पड़ेगा ना, 60 करोड़ तो बचा। 60 करोड़ का आपका 5% का फीस भी पकड़ लो तो बहुत बड़ा फीस हो जाता है, वॉट एवर इट मे बी। बस मुझे ये पूरे कंसेप्ट में आपको ये समझाना था, सुनिए, ये समझाना था कि ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब लॉ एम्बिग्यूअस होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो कौन इंटरप्रेट करेगा? तो जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी होती है। सो आई होप ये पूरी हिरार्की आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी हिरार्की आपको अच्छे समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आएगा तो जोर से बोला यस सर। तो लास्ट कंक्लूजन 10% पे ही हुआ, कोर्ट ने उसको 10% ही कहा जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। सबको समझ में आया? बोलिए यस सर। चलो चलिए बेटा, तो अब आपके सामने ये क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं हमारी टैक्स हिरार्की पे। ठीक है भाई, एक्ट जो पास हो जाता है पार्लियामेंट में और रूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे रूल्स इशू करती है, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इशू करती है। एक बेसिक सवाल आपका हो सकता है, और वो बेसिक सवाल ये कि सर जब एक्ट बन गया तो रूल्स की क्या जरूरत है?
रेगुलेशंस की क्या जरूरत है, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स की क्या जरूरत है, एक्ट में ही डाल दो ना सभी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है यार, क्योंकि जब भी कोई लॉ बनता है तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठ जाओ और आने वाली सारे प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट कर लो और आंखें खोली और आपने लॉ लिख दिया, गीता लिख दी आपने, यहाँ पे ज्ञानेश्वरी लिख दी आपने, पूरा यहाँ पे सत्यनारायण का बुक लिख दिया। तो इन सिंपल वर्ड ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है कि बेसिक पॉलिसी बनती है, वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है, और जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है तो नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रॉब्लम सामने आते हैं। एक छोटा सा, हम पिछले 3 दिन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर बन गया पर सबके आप अपने प्रॉब्लम्स है, कोई उसको अनजिप करना भूल जाता है, कोई उसको यहाँ पे उसकी इसमें एंटीवायरस होता है, कोई इंस्टॉलेशन के बाद आगे की स्टेप्स ही उसको समझ में नहीं आती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये सॉल्व किया जाता है रूल से, रेगुलेशन से, नोटिफिकेशन से और सर्कुलर से। ओके, तो क्योंकि बार बार हम पार्लियामेंट को नहीं बुला सकते कि भाई ये प्रॉब्लम आया चलो एक्ट में अमेंडमेंट करते, ये प्रॉब्लम आया चलो एक्ट में अमेंडमेंट करते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, आप इस एग्जांपल को एंजॉय करोगे। और वो क्या, जैसा सेक्शन 40A3, क्या है सेक्शन 40A3, कोई बताएगा? देखना चाहता हूं आपका इनकम टैक्स कितना अच्छे से हुआ है। सेक्शन 40A3 क्या है बताओ? बोलो। अच्छा, किसी को मालूम नहीं है। वो जो पेमेंट है ना इनकम टैक्स का, कैश एक्सपेंसेस, कितनी लिमिट है? वेरी गुड वेरी गुड। कैश एक्सपेंसेस कितनी लिमिट है? कैनॉट एक्सीड 10,000, कैनॉट एक्सीड 10,000। उसके कुछ एक्सेप्शन है और वो रूल्स में दिए, रूल 6D और रूल 6DD है शायद, वो रूल्स में दिए है। वेरी गुड, आप सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, मुझे याद है ये जो सेक्शन 40A3 है ये लाया गया था 2003 में। सुनो, 2003 में जब मैं यहाँ पे CA फाइनल में था और आर्टिकलशिप कर रहा था, तब ये प्रपोजल रखा था। ओके, यशवंत सिन्हा जी ने, जब सरकार थी यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की, और यशवंत सिन्हा जी ने सेक्शन 40A3 का प्रपोजल, मैं तब बजट सुन रहा था, मैं फाइनल लेवल पे था, उन्होंने इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट का आई प्रपोज इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओके अमेंडमेंट रखी, और उन्होंने कहा आई प्रपोज सेक्शन 40A3 जहां कैश एक्सपेंसेस, पहले 20,000 लिमिट थी अब 10,000 कर दिए, कि जहां कैश एक्सपेंसेस 10,000, अभी 10,000 ही लूंगा, 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 10,000 से ज्यादा हो तो वो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर ही किया जाएगा। 10,000 तक ही कैश एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ये उन्होंने प्रपोजल इसलिए दिया था इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्योंकि बहुत से लोग डमी खर्चा बता रहे थे, क्योंकि जितने ज्यादा आप डमी एक्सपेंसेस बताओगे उतना नेट प्रॉफिट आपका कम होगा और उतना इनकम टैक्स कम लगेगा। इसलिए डमी खर्चे, किसी के नाम पे कुछ भी खर्चा बता देना, इस तरह के खर्चे को रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई कैश में नहीं होगा, अगर करना है तो आप ऑनलाइन करो, चेक से करो, DD से करो, तो एटलीस्ट उसकी अकाउंटेबिलिटी तो भी चेक हो जाएगी। ठीक है, आज भी तुम चेक से डमी कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारा खर्चा तो उसका तो प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है उसको इनकम टैक्स लगा देंगे, अगर डमी भी होगा तो वॉट एवर इट में भी। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये प्रपोजल लाया गया। अब हुआ यूं कि इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये जो लॉ पास हुआ और वो इंप्लीमेंटेशन में आया। अब इंप्लीमेंटेशन में जब ये आया तो अब एग्जांपल लो कि यहां पे परचेसेस के लिए भी आपको जो है 10,000 के ऊपर कैश देते नहीं आएगा। तो अब यहाँ जो परचेसेस, दिवाली का पीरियड है और दिवाली का पीरियड है, मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ और मुझे बहुत सारा स्टॉक परचेस करके रखना है। तो मैंने अपने सप्लायर को कहा कि भाई देखो मुझे स्टॉक सप्लाई करो, लगभग स्टॉक जो यहाँ पे हो रहा है 1.5 लाख का स्टॉक हो रहा है, भाई मुझे गुड्स चाहिए। उसने कहा ठीक है पेमेंट कर दो। अब मैं छोटा सप्लायर हूँ, उसको मेरे पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं चेक से दे देता हूँ, उसने कहा नहीं मुझे DD चाहिए। DD चाहिए तो मैंने कहा ठीक है मैं DD से दे देता हूँ या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। पर उसी दौरान 5 दिन बैंक हॉलीडेज है, ध्यान सुनिएगा, उसी दौरान बैंक हॉलीडेज है भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया और बाद में दिवाली है।
मैं वो बंदे को बैंक हॉलीडेज की वजह से 4-5 दिन कंटिन्यूस होने की वजह से पे नहीं करूंगा, सप्लायर मुझे माल देने के लिए रेडी नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं कि दिवाली अगर मेरे हाथ से निकल जाएगी तो मेरा पूरा बिजनेस, साल भर का बिजनेस यहाँ पे हैम्पर हो जाएगा। ओके, मैं तो यहाँ पे, मैं तो गियो बेटा, तो मैं सप्लायर को सर मैं पेमेंट कर दूंगा, वो मारने को रेडी नहीं है। इधर बैंक बंद है, बैंक हॉलीडेज की वजह से मैं उसको चेक नहीं दे पा रहा हूँ, डीडी नहीं दे पा रहा हूँ, व्हाट एवर इट में भी, और कैश में अलाउड नहीं है। अब मैंने क्या किया कि उसको कैश में दे दिया, मैं बिजनेस क्यों छोड़ू भाई, मैंने दे दिया उसको 1.5 लाख रुपए कैश में, ले कैश में चल तू स्टॉक दे दे। अब ये जो मैंने कैश में दे दिया 1.5 लाख रुपए, ओके, अब एग्जाम्पल लो कि मेरी स्क्रूटिनी हो गई, ऑफिसर आ गया, ऑफिसर ने कहा कि यस, यहाँ पे एक नाम लेता हूं, हम यहाँ पे रवि नाम लेते हैं एग्जाम्पल, तो रवि जहां तक नाम लिया, ओके, रवि वो छोटा ट्रेडर था, तो उसने कहा कि रवि ये क्या, तुमने 1.5 लाख रुपए का कैश पेमेंट कर दिया, अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, पेनल्टी लग जाएगी तुम्हारे पे। रवि ने कहा कि सर समझिए, दिवाली का टाइम था, बैंक हॉलीडेज थे, मुझे पेमेंट करना जरूरी था, मेरे बिजनेस हैम्पर हो जाता, मैं स्टॉक नहीं लेता, मेरे लिए परेशानी होती, जुनून केस है। वो ऑफिसर ने कहा सॉरी तुमने लॉ फॉलो नहीं किया, सेक्शन 40A3 फॉलो नहीं किया, मैं तुम्हारे पे पेनल्टी, फाइन सब बारात लेके आ जाऊंगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउंस कर दूंगा एक्सेट्रा। रवि ने कहा सर मैं छोटा आदमी हूं यार, मैं छोटा आदमी हूं, आप ये जो है मेरे अगेंस्ट में एक्शन क्यों ले रहे हैं। तो वो ऑफिसर ने कहा देखो भाई, मैं तो ये सिपाही हूं, ये फौज का, ये जो पूरी फौज है, ये फौज का एक सिपाही हूं, लॉ तो मैंने नहीं बनाया, मुझे अपने ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है, ओके, और यहां पे लॉ तो पार्लियामेंट ने बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब रवि के बहुत जान पे आ गई, ये क्या यार, ये कैसा लॉ है, ये कैसा इश्क है कि हमें ओके इमरजेंसी में पेमेंट भी करने नहीं देता है, ओके, हम यहां बिजनेस करने बैठे, लॉ फॉलो करने नहीं बैठे, ओके, ये किस तरह का लॉ बनाया है। रवि यहां सोच रहा है, ओके, और उसने कहा कि नहीं, हमें इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी पड़ेगी। रवि ने यहाँ पे सभी बिजनेसमैन वालों को कांटेक्ट किया कि ये देखो ये कितना तकलीफ हो रहा है, ये लॉ जो है 40A3 हमें दिक्कत दे रहा है, हमें इसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ एक एसोसिएशन बना, एक ग्रुप बना, ओके, सभी यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स जमा हुए, प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी करना हो तो 1000 लोग जमा हो जाते हैं, तो सब लोग जमा हो गए और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। यस भाइयों और भाइयों भाइयों हमें ओके 40A3 इनकम टैक्स के प्रोविजन से निकालना है, ये हमें बिजनेस नहीं करने दे रहा। ऐसा ही जीएसटी का हुआ था 2017 में। 2017 में बहुत सारे आंदोलन हुए, 2017 में बहुत से स्ट्राइक हुए, प्रोटेस्ट हुआ जीएसटी लाने के लिए। क्यों हुआ मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, उसके रीजंस भी मैं बाद में दूंगा जब जीएसटी हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भाइयों और भाइयों, क्या ये 40A3 गलत नहीं है? सब कहेंगे हाँ गलत है, चलिए हम स्ट्राइक करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस के सामने जाके सब लोग बैठ गए और कहा कि 40A3 को निकालो। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा देखो मैं अभी नहीं निकाल सकता। नहीं, अभी के अभी इसको खत्म करो। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा लेकिन नो बट शट, ओनली कट टू कट, रिमूव द 40A3 एंड कट द 40A3। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेशर में आ गए। उन्होंने कहा देखो मैं अब नेक्स्ट पार्लियामेंट की असेंबली होगी तब ये प्रपोजल रखूंगा बैंक हॉलीडेज का, नहीं अभी के अभी। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी जो है यहां पे पार्लियामेंट बुलाया। ऑल 544 मेंबर्स वहां जमा हो गए। हाँ आज क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रपोजल रखा इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कि भाई लोगों को परेशानी हो रही है, बैंक हॉलीडेज हो तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो हमें कुछ छूट देनी पड़ेगी। तो ओके एक प्रपोजल रखा कि बैंक हॉलीडेज के केस में ये एक्सपेंसेस अलाउ हो गए, ओके 10,000 के ऊपर के। तो 544 मेंबर्स ओके डन। ओके यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूव मिल गया, सेक्शन अमेंड हो गया और अकॉर्डिंगली प्रोविजन आ गई। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया प्रॉब्लम सामने आया। बेटा सही ढंग से चल रहा है सब कुछ? सही ढंग से चल रहा है? चलिए, तो अब डे टू डे लाइफ में एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। दूसरा प्रॉब्लम सामने आया, क्या कि जो सेक्शन अमेंड किया था उसमें बैंक हॉलीडेज वर्ड था, बैंक स्ट्राइक नहीं। अब बैंक स्ट्राइक वर्ड न होने की वजह से अगर मेरे बैंक को स्ट्राइक रही तो मैं आपको चेक से या डीडी से ऑनलाइन से ट्रांसफर कर ही नहीं सकता।
तो फिर से यहां पे उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक हुई कि नहीं, बैंक स्ट्राइक अभी के अभी अमेंड करवाओ। अब दोस्तों, ऐसी अगर छोटी छोटी बातों के लिए पार्लियामेंट को बार बार बुलाया गया, तो इंडिया में 1000 के ऊपर लॉज है, और ये 1000 के ऊपर जो लॉज है, अगर ऐसे छोटे छोटे क्लॉज के लिए, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के लिए बुलाया गया, तो 544 मेंबर्स बस वहीं बैठे रहेंगे और बोलेंगे आज बताओ क्या है, ओके क्या प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम्स के लिए एक्ट पास नहीं कर सकते, प्रोविजंस नहीं बदल सकते। ओके, एक्ट ये मेजर पॉलिसी है। तो बेटा ऐसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो मेन लॉ है 40A3 का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, कुछ सिचुएशन में छूट भी मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने, यहां पे पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दिए कि तुम रूल इशू करो, और कई प्रॉब्लम जाते हैं तो रूल से ही इंप्लीमेंट कर लो, बस बात खत्म, बात खत्म। इसलिए रूल 6D और रूल 6DD आए जो एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा रूल्स क्यों इशू होते हैं? रूल्स ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है, ओके, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स इशू करता है फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कि अलग अलग सिचुएशन में लॉ कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। हम बहुत सारे रूल्स देखेंगे CGST में, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रूल्स फॉर दैट, रेगुलेशन फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, रेगुलेशन CBIC जो गवर्नमेंट के नीचे है, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, कि भाई ठीक है, लॉ बन गया, उसके एक्ट मेन पॉलिसी बन गई, रूल्स सब पॉलिसीज बन गई, पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म क्या होगे, चालान्स कितने होंगे, कितनी कॉपीज होगी, क्या जुडिक्शंस होंगे, ऑफिसर के क्या जुडिक्शन होंगे, कौन सा ऑफिसर कहां काम करेगा, ये पूरा रेगुलेशन के थ्रू फिक्स होता है। उसके बाद में एग्जम्पशंस, कभी कभी जो है हमें एग्जम्पशंस देने की जरूरत पड़ती है सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के, जैसे कोविड आ गया, फ्लड आ गया, कुछ गुड्स को, सर्विसेज को एग्जम्पशन देना पड़ता है। तो जो भी टैक्स रेट पार्लियामेंट ने फिक्स किया, उसमें से एग्जम्पशन देने का पावर गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। और लास्ट में सर्कुलर्स, GST में बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्लैरिफिकेशंस, ये अभी आपको इतने अच्छे से नहीं समझेगा, लेकिन हर चैप्टर में क्लैरिफिकेशंस है। तो क्लैरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं बताऊंगा। जो CBIC इशू करता है, CBIC इशू करता है क्लैरिफिकेशंस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हु हैव पावर टू इशू द रूल्स, हु हैव पावर टू इशू रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जहां लॉ क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस नहीं है, और अलग अलग लॉ अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन ना हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, तो फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी CBIC सर्कुलर इशू करता है। सर नहीं समझाइए सर्कुलर वाला पार्ट, थोड़ा रुक जाइएगा, पहला चैप्टर होते ही एंड में बहुत सारे सर्कुलर्स है, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस में समझा होगा। तो इस तरह से हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा, एज वेल एज हमने यहाँ पे टैक्स हियरार्की देखी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सर पूरा बैच YouTube पे चलेगा या नहीं? बेटा मुझे लेके जाओ घर पे सर जस्ट आई एम किडिंग, नहीं बेटा, ये कुछ डेमो लेक्चर्स है, 8 से 10 डेमो लेक्चर्स YouTube पे चलेंगे। फिर आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से www.vsmartacademy.com। बाद में मुझे आप ऑनलाइन डाउनलोड में या लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हो। समझ में आया आपको? यस और नो? जोर से बोलो यस सर। चलो, ये हमने हियरार्की देखी यहां पे। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है बेटा, थोड़ा रुक जाना, मैं आगे क्लैरिफाई करूंगा, आगे क्लैरिफाई करूंगा। सॉफ्टवेयर पे चार्ट ऑप्शन ऑफ है तो बेटा मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करो, वो एक्टिव कर देगी आपको। चलिए,
इनडायरेक्ट टैक्सेस एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए क्या कहता है, indirect taxes are a major source of tax revenue for government worldwide and continue to grow as more countries move to consumption oriented tax regime. In India, indirect taxes contribute more than 50% of total tax revenue of central and state government. Obvious है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू ज़्यादा ही रहना है, क्योंकि बच्चा बच्चा जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। एक बेगर भी, एक भिखारी भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है जब वो पार्ले बिस्किट खरीद रहा है। ओके तो यहाँ पे मतलब इंडिया का हर बंदा टैक्स दे रहा है तो रेवेन्यू ज़्यादा ही होना है। अब भी इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है टोटल रेवेन्यू में 60 to 65% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यस, इनडायरेक्ट टैक्स का ये फीचर है कि गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दूसरा, ये टैक्स ऑन कमोडिटीज और सर्विसेज पे होता है। इट इज लेविड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चर, परचेज, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हेंस इट इज नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। मतलब क्या, आज अगर देखा जाए तो जीएसटी आप मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, सभी स्टेज पे जीएसटी लगेगा, और वो कमोडिटीज पे लगता है या सर्विसेज पे लगता है। तो ये एक तरह का, ये भी उसका फीचर है कि ये कमोडिटी टैक्सेस है या सर्विस पर टैक्सेस है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये तो मैंने 1000 बार समझा दिया है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, मतलब वो ट्रांसफरेबल टैक्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, सिंस द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, most of the time taxpayer pays the same without actually knowing that he is paying the tax to the government. Thus taxpayer does not pursue a direct pinch. तो कैसा है, इनकम टैक्स डायरेक्टली पिंच करता है। क्यों डायरेक्टली पिंच करता है बता दो, क्योंकि इनकम पहले आपके जेब में आ जाती है, ध्यान सुनिएगा, इनकम पहले आपके जेब में आ जाती है और बाद में 1 साल होने के बाद आप देते हो। तो एक बार पैसा यहाँ आ गया ना, देने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ से 2 चीजें निकालना बड़ा मुश्किल है, एक तो पैसा, दूसरा ये एज में आपको पता है, तो 2 चीजें जो है निकालना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार जब पैसा आ गया तो वो पिंच करता है यहां से निकालना, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जब तुम कोई कमोडिटी खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, तो तुम्हारे जेब से कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी लेमैन को तो समझ में भी नहीं आता है कि इसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है, जीएसटी भी इन्वॉल्व है, बस उसको गुड्स या सर्विस खरीदने से मतलब है। नेक्स्ट, ये जो है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल रखता है। जैसे टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज कॉजेज ऑल अराउंड प्राइस स्पाइरल। In other words, indirect taxation directly affect the prices of commodity and services and lead to inflationary trend। मतलब क्या, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स को एज अ टूल यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसा गुड्स की प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो टैक्सेस कम कर देगी, कंट्रोल कर लेगी। या फिर डिप्रेशन आ रहा है तो वो सिचुएशन में वो प्राइसेस बढ़ा देगी, तो रेट बढ़ा देगी, जीएसटी के रेट बढ़ा देगी, 18 का 28 कर देगी। तो डिपेंड्स कि क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है प्राइजेस पे आता है, तो या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स एज अ टूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वाइडर टैक्स बेस। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैड अ वाइड टैक्स बेस। मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस विथ लो थ्रेशोल्ड। देखो, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए क्या है, एक बार एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर जीएसटी ऐसे अलग अलग रेट से क्यों लगाए जाते हैं, जैसे 5%, 12%, 28%, 28%, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जाता है, सारे गुड्स एक ही रेट पे लगा दो ना, चलो सारे गुड्स 20% पे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ गुड्स डेली नेसेसिटी के होते हैं जो पुअर क्लास भी खरीदता है, मिडिल क्लास भी खरीदता है, तो वो गुड्स पे 20% का टैक्स लगाना गलत हो जाएगा। तो जो डेली नेसेसिटी के गुड्स है, जो इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन खरीदता है, उसको कम रेट में रखो, जो लग्जरी गुड्स है उसको ज्यादा रेट में रखो। ओके, तो ऐसे अलग अलग रेट जो है यहां पे रखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो इसका टैक्स बेस भी बहुत बढ़ता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट द सोशल वेलफेयर। हायर टैक्सेस आर इम्पोज ऑन कंजम्पशन ऑफ
harmful product such as alcoholic product, tobacco product, these are not only check their consumption but also enable state to collect the substantial revenue. सोशल वेलफेयर भी इससे कंट्रोल होता है। जैसे जो गुड्स को डोमिनेट करना है पब्लिकली, वो गुड्स गलत है, जैसे सिगरेट हुआ, टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, तो इसके ऊपर हेवी टैक्सेस लगाना, मे बी एक्साइज, मे बी जीएसटी, वाटर इट में भी, पर हेवी टैक्सेस लगाना, हेवी रेवेन्यू कलेक्ट करना, सो दैट सोशल वेलफेयर भी कंट्रोल में आए, सोशल वेलफेयर भी जो है यहाँ पे कैरी आउट हो। नेक्स्ट, रिग्रेसिव इन नेचर। मैं मानता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेशन है, लेकिन इंडिया में इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है, एक रेट पे नहीं है। अगर 20% सिंगल रेट पे होता तो पुअर क्लास, मिडिल क्लास रिग्रेशन करता, एक तरह का वो अवॉइड करता। लेकिन आज जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर 5% 12% का रेट है, जरूरी सर्विसेज है उनके ऊपर 5% 12% का है, तो इतना रिग्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा रेट से लगाया तो रिग्रेशन हो जाता है। जनरली द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। Rich and poor have to pay same rate of indirect taxes on certain commodities of mass consumption. Thus, further increase in income disparities between rich and poor class happen. जैसे आप देखते हो पेट्रोल की प्राइस 1 रुपए से बढ़ जाए तो रिच क्लास को फर्क नहीं पड़ता है, पर आज मिडिल क्लास और पुअर क्लास को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए इंडिया में जीएसटी के रेट बहुत बैलेंस किए गए सो दैट रिग्रेशन ना हो। हमने रेट 5, 12, 18, 28 ऐसे रखे। जो 28% में गुड्स आते हैं वो बड़े लग्जरियस गुड्स है, कार है, उसके बाद में सिगरेट्स है, उसके बाद में यहाँ पे लग्जरी जितने भी गुड्स कवर होते हैं वो 28% में होते हैं। लग्जरी सर्विसेज, 5 स्टार होटल सर्विसेज वगैरह 28 में कवर होता है। तो इस तरह से इंडिया ने कोशिश की है कि रिग्रेशन ना हो और यहाँ पे लोग कोऑपरेट करें इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो यहाँ जो है ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है। तो ये इस पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह से बेटा हमारा पहला मॉड्यूल एंड होता है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ओके ये बताइए कि आपने अभी तक तो कोई सेक्शन वगैरह पढ़ाया नहीं, जीएसटी ऐसा मैं जो तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कह दूँ, जब तक अब आप समझोगे कि जब तक मैं आपको पुराने टैक्स, आईटीसी का क्रेडिट, आईटीसी यूटिलाइजेशन, जीएसटी का इम्पोर्टेंस ये नहीं समझा होगा, तब तक आगे का एक्ट समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले सेक्शन से क्रेडिट कंसेप्ट आ जाते हैं, लेवी कंसेप्ट आ जाते हैं। जब तक मैं आपको ये ना समझाऊँ कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर ऐसे अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी होती है, आईटीसी में 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है, आपको पूरा क्रेडिट मिल जाता है, मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट कैलकुलेट होते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें ना समझाऊँ ना तो आपको डायरेक्ट सेक्शन से आईडीटी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मतलब जीएसटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जीएसटी समझना बड़े बड़े लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये जो हमारे 6 दिन हैं, ये 6 दिन अब देखो आपकी कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, एक्ट को समझना कितना आसान हो जाएगा और आपकी स्पीड भी रहेगी। तो बेटा हमने ये 6 लेक्चर्स जो है इफ़ेक्टिवली डिस्कशन किया है और डेफिनेटली आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। मैंने यहाँ समरी टेबल दिया है बेटा, तो 2 मिनट में फटाफट जिसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो अल्कोहल जो है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आउटसाइड द जीएसटी, मतलब जीएसटी नहीं लगता है। इसके ऊपर स्टेट एक्साइज करेक्शन कर लेना, वहाँ पे करेक्शन कर लेना, स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी लगता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आउटसाइड द जीएसटी है। आउटसाइड द जीएसटी मतलब all taxes are levied, all taxes are levied, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी ये आउटसाइड द जीएसटी है और इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स है एक्साइज वैट ये लगेगा। नेक्स्ट, टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज भी लगता है। ओपीएम पे जीएसटी भी लगता है और स्टेट एक्साइज भी लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स आउटसाइड जीएसटी है, अगर लोकल बॉडी का है तो आउटसाइड जीएसटी है, मतलब इट इज टैक्सेबल इन एडिशन टू जीएसटी, मतलब लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा ही, लेकिन स्टेट का सब्स्यूम कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ये सब्स्यूम नहीं किए, ये आउटसाइड जीएसटी है, मतलब ये सेपरेटली आज लगेगा। ओके, ये सेपरेटली लगेगा, ये आउटसाइड जीएसटी है, मतलब क्या, मतलब उसके ऊपर ऑल टैक्सेस लगेंगे।
उसके बाद में SGST 28 स्टेट, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये भी स्टेट में कंसीडर की जाएगी। UTGST ऐसे 5 यूटी है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख और चंडीगढ़, ऐसे 5 यूनियन टेरिटरी कवर्ड है, जो आगे हम और डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। उसके बाद में आर्टिकल 246A सोर्स था, 269A में IGST का लेवी का सोर्स था, 279A में GST काउंसिल बनाया गया था। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का डिस्कशन हमने किया था। क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है, और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC हमने यहाँ पे देखा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक जगह कलेक्ट किए हैं, यानी ये पूरे चैप्टर का सार है, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए अब फटाफट MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो बताओ फटाफट, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोथ और नन? तो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक करो। व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, CGST और SGST? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट लेवी ऑफ CGST और SGST? इंट्रास्टेट सप्लाई। Who will notify the rate of tax to be levied under GST? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, ये वाला सही आंसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही एक्शन नहीं ले सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही एक्शन नहीं ले सकता। जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी रेट की, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल लेगी। नेक्स्ट 5th नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? चेंज इन लेवी, यस। नेचर ऑफ ट्रांसफर, यस। डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न, यस। मतलब ऑल ऑफ अबव, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्न GST एक्ट? 101st अमेंडमेंट हुई थी, जो GST एक्ट की अथॉरिटी देता है लगाने की। व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस आर सब्सिम अंडर GST? सेंट्रल एक्साइज, यस। स्टेट वैट सेल्स टैक्स, यस। सेंट्रल सेल्स टैक्स, यस। सर्विस टैक्स, यस। ऑल ऑफ अबव, एंड आंसर ई आएगा, आंसर ई आएगा। GST इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो GST जो है, सेल ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ा होगा। गुड्स का सप्लाई पे GST लगता है। सप्लाई यानी क्या, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। व्हेन डिड द GST एक्ट कम इनटू फोर्स? बेटा MCQs आते हैं और मैं आपको MCQ सॉल्व करने का प्रैक्टिस लूंगा। When did the GST Act come into force? 2017. Which of the taxes are out of purview of GST? मतलब कौन से ऐसे टैक्सेस है जो आज भी लगते हैं और GST में सब्सिम नहीं हुए हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, ये भी सही है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, ये भी सही है। एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, ये सही है। मतलब, और लास्ट ACD, सॉरी, ये एडिशनल ड्यूटी सब्सिम हो गया है, ये सब्सिम हो गया है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज और एंटरटेनमेंट, ACD, ये वाला सही आंसर आएगा। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST कॉल्ड एज? GST कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर GST एक्ट? कुकिंग गैस, लिकर, पेट्रोल, ऑल ऑफ अबव। लिकर नहीं आता है और पेट्रोल नहीं आता है, B एंड C, लिकर एंड पेट्रोल, ये GST के स्कोप में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन मोटिव ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ GST? ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस इन द कंट्री, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू रिप्लेस इनडायरेक्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल ऑफ अबव। यस, GST यूनिफॉर्मिटी लाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाता है और सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके एक ही टैक्स लगाता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज इंटीग्रेटेड GST? टैक्स इम्पोज ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स इम्पोज ऑन वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट, टैक्स इम्पोज ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरस्टेट ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आता है, यानी A और C आता है। सर B और D क्यों नहीं? एक्चुअली ये सिर्फ एक्सपोर्ट पे नहीं आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे आता है। और नेक्स्ट, यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड पे नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आता है। ट्रेड अलग चीज हो गई
और गुड्स इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना अलग चीज, अलग बात होगी। सर क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? बहुत सी बार गुड्स हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी जापान का गुड्स ऑस्ट्रेलिया बेच दिया, ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, पर उसमें इंपोर्ट तो इंडिया में हुआ नहीं ना। तो जीएसटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आता है एज वेल एज इंटरस्टेट ट्रेड पे आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज विल क्लासिफाइड एज ए इंटरस्टेट? सप्लाई विद इन सेम स्टेट? नहीं। सप्लाई विद इन सेम यूनियन टेरिटरी? नहीं। सप्लाई बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट और यूटी? यस। नन ऑफ अबव? नहीं। सी का आंसर रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग हु विल बी अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? यस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू? यस। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? चीफ मिनिस्टर नहीं होते, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी 1 और 2 उसका आंसर रहेगा। Who amongst the following will be considered as the chairperson of GST Council? चेयरपर्सन यानी चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय जीएसटीएन नेटवर्क? तो ये मैं बाद में लूँगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अभी तो ऑल ऑफ अबव समझ लो, फिर मैं ये बाद में लूँगा। व्हाट डज ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट मीन? ड्यूअल जीएसटी मतलब चार्जिंग ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, चार्जिंग ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी आईजीएसटी नहीं, एसजीएसटी आईजीएसटी नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना, ये ड्यूअल कंसेप्ट माना जाता है। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज, बताओ सीजीएसटी का आईटीसी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ क्या? फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। ITC of SGST can be utilized for SGST and IGST. ITC of IGST can be utilized first against IGST, second CGST और SGST in any order. In any order. तो ऐसे MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको MCQ मैंने तो यहाँ ले लिया, लेकिन इसके आगे के चैप्टर की MCQ की PDF में आपको प्रोवाइड करूँगा। इंपॉर्टेंट MCQs भी हम डिस्कस करेंगे जो केस स्टडी बेस्ड MCQs है, और आपको क्वेश्चनर्स भी आ जाएगा बेटा, जो थर्ड शिपमेंट आएगी उसमें आपको क्वेश्चनर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होइएगा। हम आगे और 2-3 लेक्चर डेमो ले सकते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं। मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है मैं आज उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यस बेटा, यू हैव टू फिल इट, यू हैव टू फिल इट। चलिए, आई होप आपने पहला चैप्टर एंजॉय किया होगा। किया कि नहीं किया? पहला चैप्टर एंजॉय किया कि नहीं किया? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर कोई स्टोरी, नालायक, पढ़ाते पढ़ाते ऐसी कोई स्टोरी आई तो मैं बता दूंगा, पर मैं पहले कह रहा हूँ कि अब आप सीरियस हो जाना। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इतने लिमिटेड टाइम में हमको जीएसटी बहुत अच्छे से करना है। चलिए, तो आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और नया सेशन। आज यहीं रुकते हैं क्योंकि मैंने आज कल का ही सेशन कंटिन्यू किया, तो आज यहीं रुकते हैं। आपके पास अब जो भी टाइम होगा तो आप मेरे टीम को कोऑर्डिनेट कीजिएगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, यूटीजीएसटी और एचजीएसटी के साथ सेटअप होता है क्या? अशोक, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं आ सकता है, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। यस, आज का सेशन इतना ही होगा, आज का सेशन इतना ही होगा बेटा।
ओके, बाय बेटा। कल सेम टाइम पे मिलेंगे 9:30 को, तो बाय बच्चों।